हेलो एवरीवन। तो अगर याद हो तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख रहे थे और फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने कुछ प्रोसेस की बात की थी। जैसे कौन कौन से प्रोसेस की बात कर ली थी अगर ये देखें तो आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोगों ने ये देखा था कि दो तरह से प्रोसेस हो सकते हैं, एक रिवर्सिबल और दूसरा इरिवर्सिबल। और उन दोनों के लिए हम लोगों ने सारी चीज़ें डिराइव की थी, वर्क कैसे निकालना है, हीट कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी और ग्राफ्स भी हमने फिर ड्रॉ किए थे। आइसोथर्मल प्रोसेस तक हम लोगों ने चीज़ें देख ली थी, ठीक है। अब एक दो प्रोसेस और बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं और देख के फिर फर्स्ट लॉ खत्म करेंगे हम लोग। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग को देखना है वो है एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। फोर्थ प्रोसेस है अपना एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, पहले अगर इसकी बात की जाए तो एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई भी हीट का एक्सचेंज इसमें नहीं होगा, dq की वैल्यू जीरो होगी। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच किसी भी तरह से हीट का एक्सचेंज नहीं होना है, dq की वैल्यू जीरो। और अगर dq जीरो है तो q की वैल्यू भी जीरो होगी, q की वैल्यू भी यहाँ पे जीरो आएगी, है ना, ठीक है। अगर q इक्वल टू जीरो है तो फर्स्ट लॉ कहता है कि डेल्टा u इज इक्वल टू q प्लस w, ऐसा होना है। और q की वैल्यू कितनी है तो जीरो है, तो डेल्टा u की वैल्यू ही वर्क के बराबर हो जाएगी, डेल्टा u की वैल्यू ही वर्क के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो डेल्टा u आइडियल गैस के लिए हम लोग किसी भी प्रोसेस में अगर याद हो तो लिखते थे NCV डेल्टा टी। डेल्टा यू को लिखा जाता था NCV डेल्टा टी। तो डेल्टा यू अगर NCV डेल्टा टी के बराबर है तो यही वर्क के भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू किसके बराबर होनी है तो वर्क के बराबर। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी, यही वर्क के बराबर। या फिर अगर हम लोग चाहें तो हम लोग CV को क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, NCV डेल्टा टी का मतलब है T2 माइनस T1, ठीक, इज इक्वल टू वर्क। और CV को किसी गैस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है R अपॉन गामा माइनस 1। ये फॉर्मूला हमने लिखा था क्लास में। CV को लिखा जा सकता है R अपॉन गामा माइनस 1, या इसी तरह CP को लिखते थे गामा R अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। तो इंटू T2 माइनस T1, ये हो गया वर्क के बराबर। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो nRT2 गैस के लिए किसके बराबर होगा तो P2V2 के बराबर होगा, और nRT1 किसके बराबर होगा तो P1V1। तो ये हो गया P2V2 माइनस P1V1 अपॉन में आ जाएगा गामा माइनस 1, ये हो गया वर्क। तो वर्क के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या फिर वर्क के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिपेंड करेगा कि हमें क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर हमें क्वेश्चन में P1V1 P2V2 पता है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूले से निकाल लेंगे, लेकिन अगर हमें T1 और T2 पता है तब फिर इस वाले फॉर्मूले से निकाला जाएगा। T1 T2 पता होगा तभी डेल्टा T निकाल पाएंगे। डेल्टा T क्या है, T2 माइनस T1। तो डेल्टा T तभी आएगा जब हमें T1 और T2 दिया गया हो। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग कब अप्लाई करेंगे, जब हमें T1 T2 पता हो। और ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब P1V1 और P2V2 पता हो। तो दोनों जगह से डेल्टा यू या वर्क आ सकता है, इस फॉर्मूले से या फिर इस फॉर्मूले से, ठीक है। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम लोग यूज करके निकाल सकते हैं कि डेल्टा यू या फिर वर्क कितना होगा। तो पहले इन सब चीजों को नोट करिए, फिर और इस पे आगे बात करते हैं। वीडियो को वहां पॉज करिए और ये सारी चीजें नोट करिए। चलो नोट कर लिया। अब बात ये आती है यहाँ पे कि हमें अगर मान लीजिए ऐसा बोला गया कि 2 मोल गैस है, 2 मोल आइडियल गैस है, मोनो एटॉमिक या डाई एटॉमिक कुछ भी बता दिया गया, मतलब उसका CV आपको पता है ना, CV की वैल्यू दे दी गई, मान लीजिए 3/2R मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है। बोला गया कि इसका टेम्परेचर 300 केल्विन से बढ़ा के 600 केल्विन कर दे रहे हैं एडियाबेटिकली।
एडियाबेटिकली हम लोग इसका टेम्परेचर 300 से बढ़ा के 600 कर दे रहे हैं। तो बताना है कि इस प्रोसेस में वर्क कितना हुआ है। ठीक है, तो वर्क के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस है ऐसा बोल दिया गया, तो एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या कि डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क, क्यू की वैल्यू 0 होगी। डेल्टा यू निकाल लें वही वर्क के बराबर हो जाएगा। और डेल्टा यू निकालने के लिए हमें यहां दिख रहा है T1 पता है, T2 पता है, N पता है और CV पता है। तो N CV डेल्टा D वाला फॉर्मूला लगा के डेल्टा यू निकाल लें वही वर्क के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। या फिर हमें टेम्परेचर ना दिया हो, हमें बोल दिया गया कि स्टार्टिंग में इसका प्रेशर कुछ था, इसका प्रेशर कुछ भी मान लेते हैं 1 atm दे दिया गया था इनिशियली, और वॉल्यूम दे दिया गया था 10 लीटर, और बाद में इसका प्रेशर चेंज होके 2 atm हो गया और वॉल्यूम चेंज होके कुछ हो गया, मान लेते हैं 1 लीटर, ऐसा कुछ मान लेते हैं। हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन मान लेते हैं इन केस। तो यहाँ पे भी हम लोग वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा। इस बार हमें P1 पता है 1 atm, V1 पता है 10 लीटर, P2 पता है 2 atm और V2 पता है 1 लीटर। इन सब के हेल्प से हम लोग डेल्टा यू निकाल लेंगे। गामा हमें पता ही है इसका, CV अगर 3/2R है तो CP 5/2R होगा और गामा 5/3 हो जाएगा। गामा की वैल्यू 5/3 रख देंगे, इससे वर्क आ जाएगा। तो अगर इस तरीके से दे दिया गया है तब तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। बट होता क्या है, क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको गायब कर दें। फाइनली वॉल्यूम कितना है ये नहीं बताएंगे, वॉल्यूम बताया ही नहीं है, और बोलेंगे कि वर्क कैलकुलेट करें। बात समझ में आ रही है नहीं। फाइनल वॉल्यूम कितना है ये नहीं बताया गया, V2 कितना है नहीं बताया गया है, और बोला जा रहा है वर्क कैलकुलेट करिए। पिछले क्वेश्चन में तो बता दिया गया था, बट इस क्वेश्चन में V2 नहीं बताया गया है और बोला गया वर्क कैलकुलेट करिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले V2 निकालना पड़ेगा, उसके बाद वर्क कैलकुलेट कर पाएंगे। और वर्क छोड़िए, ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन हो जाता है कि V2 कितना होगा ये बताइए। अपने आप में ही ये क्वेश्चन है कि V2 की वैल्यू क्या है ये बताइए। बात समझ में आ रही है। V2 निकालिए तब तो वर्क आ ही जाएगा, बट वर्क ना पूछ के आपसे सिर्फ V2 की ही वैल्यू पूछ लेते हैं, क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं ना। या फिर जो T1 और T2 वाला ले रहे थे उसमें T1 बता दिया गया 300 केल्विन, T2 नहीं बताया गया, इसके जगह क्या बता दिया गया P1 बता दिया गया 1 atm और P2 बता दिया गया 2 atm, और अब बोला गया वर्क कैलकुलेट करिए। तो अभी आप दूसरा ये वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं पाएंगे, इसके लिए V1 V2 भी चाहिए, वो भी हमें नहीं दिया गया, और ऊपर वाला फॉर्मूला NCV डेल्टा T वो वाला भी नहीं लगा पाएंगे क्योंकि T2 आपको नहीं पता है, तो डेल्टा T आप नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले अब हमें T2 निकालना पड़ेगा, तब हम लोग वर्क निकाल पाएंगे। और अपने आप में ही ये क्वेश्चन एक बन गया कि T2 की वैल्यू क्या होगी। तो अब हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हम लोग जो अननोन पैरामीटर्स हैं, जिनको छोड़ दिया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है, उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। पहले हम लोग को ये सीखना पड़ेगा कि जो अननोन पैरामीटर्स हैं उनको कैसे कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि उनको कैलकुलेट किए बिना आप वो डेल्टा यू या वर्क नहीं निकाल पाएंगे अगर वो अननोन छोड़ दिया गया है। तो अगर अननोन नहीं छोड़ा गया तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो फिर हम लोग डायरेक्टली डेल्टा यू या वर्क निकाल पा रहे थे। लेकिन अगर उन्हीं वैल्यूज को अननोन छोड़ दिया गया तब हम लोग कैसे निकालेंगे ये हम लोग देखते हैं पहले, ठीक है। अब बात आती क्या है कि प्रोसेस हम लोग बात किए थे दो तरीके से हो सकते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो ये फॉर्मूला लिखने से पहले हमने ये बात तो किया नहीं कि प्रोसेस रिवर्सिबल होगा तब ये फॉर्मूला लगेगा या इरिवर्सिबल होगा तब ये फॉर्मूला लगेगा, ऐसा तो हमने देखा नहीं। हमने तो डायरेक्ट लिखा, किसके लिए लिखा, रिवर्सिबल के लिए लिखा या इरिवर्सिबल के लिए लिखा। तो ये हमने किसके लिए लिखा है, तो दोनों के लिए फॉर्मूले लिखे, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे प्रोसेस इरिवर्सिबल हो, ये फॉर्मूले दोनों में अप्लाई हो, ठीक है। जो अननोन पैरामीटर है उस अननोन पैरामीटर की वैल्यू निकालने के दो अलग अलग तरीके होते हैं।
उस अननोन पैरामीटर की वैल्यू निकालने के दो अलग अलग तरीके होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस में उस अननोन पैरामीटर की वैल्यू हम लोग अलग तरीके से निकालेंगे और इरिवर्सिबल प्रोसेस में उस अननोन पैरामीटर की वैल्यू अलग तरीके से आएगी। और अगर दो अलग अलग तरीके से अननोन पैरामीटर की वैल्यू निकाल रहे हो तो अननोन पैरामीटर की वैल्यू भी दो अलग अलग आएगी। रिवर्सिबल में कुछ अलग आ जाएगा, इरिवर्सिबल में कुछ अलग आ जाएगा। और अगर अननोन पैरामीटर दो अलग अलग आ गया, जैसे ये जो बात कर रहे थे, P1 है 1 ATM और V1 है 10 लीटर, P2 है 2 ATM, तो V2 कितना होगा? तो V2 कितना होगा ये निकालने के लिए दो अलग अलग तरीके होंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस में V2 की वैल्यू अलग तरीके से निकालेंगे और इरिवर्सिबल प्रोसेस में V2 की वैल्यू अलग तरीके से आएगी। और अगर V2 की वैल्यू दो अलग अलग तरीके से निकालेंगे तो दो अलग अलग वैल्यू आएगी। दो अलग अलग फॉर्मूला लगा रहे हैं आप तो दो अलग अलग वैल्यू आएगी, और इसकी दो अलग अलग वैल्यू आ गई तो वर्क भी अलग अलग आ जाएगा। वर्क भी अपने आप दो अलग अलग आएगा, है ना? समझ रहे हैं ना बात? क्योंकि P1, V1 और P2 तो आप सेम रख रहे हैं, V2 ही डिफरेंट रखेंगे और V2 डिफरेंट रखेंगे तो दो अलग अलग वैल्यू आएगी। तो अपने आप डिफरेंस क्रिएट हो जाता है वर्क में इन केस ऑफ रिवर्सिबल एंड इन केस ऑफ इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। हालांकि हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे, वो हम लोग को पेपर में नहीं दिया जाता है, उसका क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आता है तो एडियाबेटिक रिवर्सिबल का ही आता है, इरिवर्सिबल का नहीं आता है। बट फिर भी पता होना चाहिए कि एडियाबेटिक प्रोसेस इरिवर्सिबल तरीके से भी कराया जाता है ना। जैसे आइसोथर्मल में दोनों हम लोग देखा था, उसमें दोनों आ भी सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ रिवर्सिबल ही पूछा जाता है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन और कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाता है, तो जनरली नहीं दिया जाता है इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इस अननोन पैरामीटर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, कैसे हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? तो एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, और ये प्रोसेस किस पे हो रहा है? तो आइडियल गैस पे। ठीक है, आइडियल गैस पे हो रहा है, उसी की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। ठीक है, फर्स्ट लॉ कहता है du इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, और एडियाबेटिक प्रोसेस में डी क्यू कितना होना है? तो 0, तो इसका मतलब du इज इक्वल टू डी डब्ल्यू हो गया। du को हम लोग क्या लिखते हैं आइडियल गैस के लिए? तो NCV dt लिखा जाता था, NCV dt याद है, इज इक्वल टू dw को हम लोग लिखते थे माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू dv, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू dv। और अगर याद हो तो रिवर्सिबल प्रोसेस में P एक्सटर्नल और P इंटरनल बहुत स्मॉल अमाउंट से वैरी करते थे, dP से, तो हम लोग उसको क्या बोलते थे? एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर लगभग बराबर है। याद आ रहा है ये चीज? तो इसको हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं? तो गैस के इंटरनल प्रेशर P के। तो NCV dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ P dV। बोलिए कोई दिक्कत? NCV dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल के जगह हमने क्या लिख दिया? गैस का इंटरनल प्रेशर P। अच्छा, CV किसके बराबर होता है? तो CV होता है R अपॉन गामा माइनस 1, R अपॉन गामा माइनस 1 इंटू dt इज इक्वल टू, ये गैस का प्रेशर P है तो गैस के प्रेशर P को हम लोग nRT अपॉन V तो लिख ही सकते हैं, इंटू dV कर देते हैं। ये जो dV, गैस के प्रेशर P को हमने क्या लिख दिया? nRT अपॉन V, आइडियल गैस P इज इक्वल टू nRT अपॉन V। अब इसमें nr क्या होगा? कैंसिल। गामा माइनस 1 ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, t वेरिएबल है तो t को इधर ले आते हैं, dt वाला टर्म इधर है, और v इधर ही रहने देते हैं क्योंकि dv इधर है। तो
इधर ले आते हैं t, यहां हो गया 1/t इंटू डी टी इज इक्वल टू, इस गामा माइनस वन को इधर ले जाते हैं, माइनस ऑफ गामा माइनस वन इंटू 1/v, ये 1/v इंटू डी वी। और अब करते हैं इसको इंटीग्रेट। गामा माइनस वन इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। इसको इंटीग्रेट कहां से कहां, तो v1 से लेके v2 तक, और इसको t1 से लेके t2 तक। 1/t dt, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, 1/x dx है, तो इसका इंटीग्रेशन ln x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ln t हो जाएगा, ln t। और इसके लिमिट है t1 से लेके t2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा माइनस वन, ये तो बाहर ही रहेगा, 1/v इंटू डी वी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ln v, ये फिर से 1/x dx है, ln v, और इसका लिमिट v1 से लेके v2 तक। तो यहाँ पे अगर लिमिट रख दिया जाए तो ln t2 माइनस ln t1, जो कि हो जाएगा ln t2 बाई t1, ln t2 बाई t1 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ गामा माइनस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ln v2 बाई v1। बोलिए कोई दिक्कत, ln v2 बाई v1 जैसे यहाँ पे इस क्वांटिटी को अगर लॉग के अंदर ले जाए तो पावर आ जाएगा, नहीं लॉग के अंदर जो होता है उसका पावर बाहर हम लोग निकाल लेते हैं, वैसे इसको अंदर ले जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ln t2 बाई t1 इज इक्वल टू ln ऑफ v2 बाई v1, v2 बाई v1 रेज टू दी पावर माइनस ऑफ गामा माइनस वन, और अगर माइनस को अंदर ले ले तो ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v1 बाई v2 रेज टू दी पावर गामा माइनस वन। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट? ln t2 by t1 is equal to ln of v1 by v2 raised to the power gamma minus 1। अगर कंपेयर किया जाए दोनों तरफ, अगर ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है, दोनों लॉग के टर्म्स में है, तो लॉग के अंदर की क्वांटिटी भी इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या, t2 by t1 is equal to क्या होना चाहिए, v1 by v2 raised to the power gamma minus 1। और अगर ऐसा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, t2 into v2 raised to the power gamma minus 1, t2 into v2 raised to the power gamma minus 1 is equal to t1 into v1 raised to the power gamma minus 1। ऐसा हो जाएगा ना, t2 into v2 raised to the power gamma minus 1 is equal to t1 into v1 raised to the power gamma minus 1। और अगर ऐसा है तो इस चीज को देख के हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस चीज को देख के ये बोला जा सकता है कि इस प्रोसेस के लिए t into v raised to the power gamma minus 1 की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, नहीं t into v raised to the power gamma minus 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। बोलिए बात समझ में आ रही है, क्योंकि t2 into v2 raised to the power gamma minus 1 is equal to क्या है, t1 into v1 raised to the power gamma minus 1। तो यहां से क्या आ जाना चाहिए, t into v raised to the power gamma minus 1 equal to कांस्टेंट। चलिए तो ये चीज हो गई। अच्छा T को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, T क्या है, गैस का टेम्परेचर ही तो है। गैस के टेम्परेचर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइडियल गैस के लिए T को हम लोग लिख सकते हैं PV अपॉन NR। इसको क्या लिखा जा सकता है, PV अपॉन NR। तो अगर यहां पे कर दिया जाए PV अपॉन NR इंटू V रेज टू दी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो N और R तो गैस के लिए कांस्टेंट ही रहेगा। इसको इधर भेज के एक नया कांस्टेंट बना देते हैं, और v इंटू वी रेज टू दी पावर गामा माइनस 1, तो पावर ऐड होगा तो क्या बचेगा, v रेज टू दी पावर गामा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, pv रेज टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, pv रेज टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर t इंटू वी रेज टू दी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। ये तो पहले ही डिराइव किए थे, उससे ये चीज आ रही है pv रेज टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, पहले वीडियो पॉज करके इतना लिखिए, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहले वीडियो पॉज करिए और ये सारी चीजें नोट करिए। चलिए नोट किया,
तो ये दो फॉर्मूले हम लोग ने लिखे, टी इंटू वी रेज टू दी पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर पी वी रेज टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये टी और वी में रिलेशन आ गया और ये पी और वी में रिलेशन आ गया। इसी तरह टी और पी में रिलेशन निकाल सकते हैं। पी यहाँ है ही, इसको टी के फॉर्म में रख दिया जाए। टी के फॉर्म में इसको अगर रखेंगे तो क्या रखेंगे, एन आर टी अपॉन पी रेज टू दी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ P है और यहाँ P रेज टू दी पावर गामा है, तो क्या क्या बचेगा, P रेज टू दी पावर 1 माइनस गामा है ना, और यहाँ T रेज टू दी पावर गामा, और NR रेज टू दी पावर गामा को इधर भेज के एक नया कांस्टेंट। तो ये हो गया P रेज टू दी पावर 1 माइनस गामा T रेज टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये दो फॉर्मूले तो हम लोगों ने डिराइव किए ही थे, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले हैं। अब वापस से हम लोग आते हैं, जो हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया था, P1 है 1 ATM और V1 है 10 लीटर, P2 है 2 ATM, तो V2 कितना होगा ये बताइए रिवर्सिबल प्रोसेस में, ठीक है। और गैस कौन सी अगर पता है तो उसका गामा पता, मान लेते हैं 5/3 है। तो हमें P1 P2 पता है, V1 पता है, V2 निकालना है। तो क्या दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए, तो ये PV वाला फॉर्मूला यूज किया जाए। PV रेज टू पावर गामा अगर इक्वल टू कांस्टेंट है तो P1 V1 रेज टू दी पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू दी पावर गामा। P1 V1 रेज टू दी पावर गामा इज इक्वल टू P2 इंटू V2 रेज टू दी पावर गामा, ठीक है। इसको सॉल्व करके V2 निकाल लेंगे। यहाँ वैल्यूज ऐसी ले ली गई कि कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट अगर वैल्यू सही से ली जाए तो कैलकुलेशन आसानी से की जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पावर में 5/3 आ जा रहा है तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वैल्यूज उसी तरीके से ली जाती है ना। चलिए, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन अपने आप में अननोन निकालने के लिए बनाया जाता है। और अगर अननोन निकल गया तो अगर वर्क निकालने के लिए बोला जाए तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी इज इक्वल टू वर्क होता है, या फिर डेल्टा यू इज इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल टू वर्क, वहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो वीडियो पॉज करके इस चीज को भी नोट करिए, वहां पे नोट किया। चलिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं, वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं एडियाबेटिक इरिवर्सिबल के। हमें एडियाबेटिक रिवर्सिबल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग ग्राफ की एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। जैसे हम लोग आइसोथर्मल या आइसोकोरिक या आइसोबैरिक में ग्राफ ड्रॉ किए थे, वैसे ही ग्राफ हम लोग यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेंगे एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में। कौन सा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो हम लोग प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। प्रेशर इधर, वॉल्यूम इधर। PV रेज टू दी पावर गामा इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K अपॉन V रेज टू दी पावर गामा। Y इज इक्वल टू K बाई X रेज टू दी पावर M, ऐसा ग्राफ आएगा, है ना। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, तो इसका ग्राफ एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप ही आएगा, है ना। अगर एक्सपेंशन करा रहे होंगे तो ऐसे जा रहे होंगे 1 से 2। इसके अंडर का एरिया हमें वर्क देगा, याद है ना ये चीज। और एक्सपेंशन में वर्क कैसा होता था, पॉजिटिव या निगेटिव, तो एक्सपेंशन में निगेटिव वर्क होता था, ये सब याद होना चाहिए। हम वही अगर कंप्रेशन कराते तो भी ग्राफ ऐसा ही बनता, बट वहां पे वर्क पॉजिटिव हो जाता है ना। 1 से 2 अगर ऐसे जा रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे ग्राफ तो वैसा ही बनेगा, बट वर्क यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा अगर हम लोग कंप्रेशन करा दें तो, ठीक है। ग्राफ से फिर वही बात है, हम लोग वर्क नहीं निकाल सकते, इसका एरिया आप ग्राफिकली नहीं निकाल पाएंगे, फॉर्मूला आपको लगाना ही पड़ेगा ना।
NCV डेल्टा टी या फिर P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1, उस फॉर्मूले से ही निकाल पाएंगे, ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों ग्राफ को वहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस कंप्लीट होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में हमें इतना ही देखना है, ठीक है ना। हो गया, चलो अब एक लास्ट प्रोसेस है, उसको देख लेते हैं हम लोग। एक लास्ट प्रोसेस कौन सा है, तो साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता था कि जहां से स्टार्ट करेंगे, जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे वापस उसी पॉइंट पे हमें आना है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। जैसे सपोज करिए किसी प्रोसेस के लिए पीवी ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं और वो कुछ ऐसा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 4 से वापस 1, जहां से स्टार्ट किए थे वापस वहीं पे पहुंच गए। अगर ऐसा है कि जहां से स्टार्ट किए थे वापस वहीं पे पहुंच गए, तो जो स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन याद है, जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करते थे, पाथ पे डिपेंड नहीं करते थे, तो जो स्टेट फंक्शंस हैं उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। और अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो स्टेट फंक्शंस में कोई चेंज नहीं आना है। हाँ, यहां से यहां चेंज हो रहा होगा, इधर आ रहे चेंज हो रहा होगा, लेकिन फाइनली वो क्या हो जाना है, इनिशियल के इक्वल। तो ओवरऑल पूरे प्रोसेस की अगर बात करें तो पूरे प्रोसेस में अगर देखा जाए कि जो स्टेट फंक्शंस है उनमें क्या चेंज आएगा, तो नेट ओवरऑल चेंज उनमें 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे स्टेट फंक्शन एक होता है इंटरनल एनर्जी, तो इस पूरे प्रोसेस के लिए डेल्टा यू की अगर बात की जाए तो डेल्टा यू इस पूरे प्रोसेस के लिए क्या हो जाना चाहिए, 0, क्योंकि यू क्या है, स्टेट फंक्शन। हम पूरे प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 से वापस 1 आने वाला प्रोसेस है ना। 1 से 2 जा रहे होंगे तो हो सकता है इंटरनल एनर्जी चेंज कर रही हो, या 2 से 3 में इंटरनल एनर्जी चेंज कर रही हो, बट ओवरऑल 1 से 1 का जो प्रोसेस है इसमें इंटरनल एनर्जी में नेट चेंज कितना आएगा, तो 0, ठीक है। ऐसा नहीं बोल देंगे कि इसको देख के कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। 1 से 2 जा रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही होगी। नहीं, 2 से 3 आ रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर घट रहा है, तो टेम्परेचर भी घट रहा होगा, इंटरनल एनर्जी भी घट रही होगी। तो इंटरनल एनर्जी वेरिएबल है, बट ओवरऑल पूरे प्रोसेस के लिए कितना है चेंज, तो 0। बात समझ में आ रही है। खैर, पूरे प्रोसेस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, पूरे प्रोसेस के लिए डेल्टा यू 0 है। फर्स्ट लॉ कहता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू अगर 0 है तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ डब्ल्यू, क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू। तो हीट निकालें तो वर्क आ जाएगा, वर्क निकालने तो हीट आ जाएगा, और डेल्टा यू 0 है ही इस प्रोसेस का, है ना। अच्छा, वर्क की अगर बात की जाए, वर्क होगा कितना, जैसे 1 से 2 जा रहे हैं, तो 1 से 2 जाने में कोई वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो 1 से 2 जाने में वर्क हो रहा है ना, इसके अंडर का एरिया आएगा 1 से 2 जाने में, इसके अंडर का एरिया, ये पूरा एरिया यहां तक, है ना। और ये वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, 1 से 2 क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क ये वाला कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा ना। चलिए, इतना वर्क आया नेगेटिव में। 2 से 3 जा रहे हैं तो वर्क हो रहा है या नहीं, तो 2 से 3 में कोई भी वर्क नहीं, पैरेलल है ना, इसके अंदर कोई भी एरिया नहीं है। 3 से 4 जाने में वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हो रहा है, इस बार इसके अंदर एरिया आ रहा है, कितना एरिया आ रहा है, इतना एरिया आ रहा है। और 3 से 4 में वर्क कैसा हो रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव वर्क हो रहा है, क्योंकि 3 से 4 में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, 3 से 4 में कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, इसके अंदर का एरिया। अच्छा, ये वाला एरिया अब 2 बार नहीं आ गया, इतना एरिया, ये जो एरिया देख रहे हैं ये 2 बार आ गया ना, 1 से 2 गए थे तब भी ये वाला एरिया था और उस टाइम नेगेटिव में था, 3 से 4 जा रहे हैं तब भी ये एरिया आ रहा है और इस टाइम क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये वाला एरिया तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा भी कौन सा एरिया, इसके अंदर का एरिया।
ये वाला एरिया बचा, और कैसा बचा है तो नेगेटिव में बचा, ठीक है। चलो 4 से 1 में कोई वर्क हो रहा है, तो 4 से 1 में कोई वर्क नहीं हो रहा है, फिर से इसके अंदर का एरिया 0, तो वर्क बचा कितना, तो वर्क सिर्फ यही वाला एरिया बचा, ये वाला जो शेडेड है। और कैसा बचा यहाँ पे, पॉजिटिव, या पॉजिटिव में बचा या नेगेटिव में बचा, तो नेगेटिव में बचा। तो वर्क किसके बराबर आया, वर्क के मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो वर्क का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आया, तो एरिया इनक्लोज्ड बाय द साइकिल। जो भी साइक्लिक प्रोसेस का पाथ है, उस साइकिल से जो भी एरिया इनक्लोज हो रहा है वो वर्क के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। वर्क का साइन कैसा होगा, तो अगर प्रोसेस क्लॉकवाइज है तो वर्क नेगेटिव आएगा, अगर वही प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज होता तो वर्क पॉजिटिव आता। नहीं, बात समझ में आ रही है। वर्क का मैग्नीट्यूड किसके बराबर, तो एरिया इनक्लोज्ड बाय द साइकिल। वर्क कैसा होगा तो डिपेंड करेगा कि साइकिल क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर प्रोसेस क्लॉकवाइज है अगर प्रोसेस क्लॉकवाइज है तो वर्क नेगेटिव, अगर प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क पॉजिटिव। समझ रहे बात। चलिए, तो इतना हम लोग को वहां पर लिखना है। पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले साइक्लिक प्रोसेस लिख के वहां पे एक चीज लिखिए, लिखते हैं, बताते हैं हम, लिखिए आप, लिखिए इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम। लिखा, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम। चलिए इसको ड्रॉ करिए वहां पे और इतना लिखिए वहां पे। लिख लिए, चलो लिखते हैं वहां पे magnitude of work is equal to area enclosed by the cycle. Magnitude of work is equal to area enclosed by the cycle. नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे फिर, if cycle is clockwise, then work is negative, and if cycle is anti-clockwise, then work is positive. लिख लिया। चलिए, साइकिल अगर क्लॉकवाइज होगा तो वर्क नेगेटिव होगा, साइकिल अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा। और साइक्लिक प्रोसेस में इतना ही है, इस पे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बहुत इजी से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे ऐसा बोल दिया गया, एक प्रोसेस है, ऐसा हो रहा है, बोला गया कैलकुलेट वर्क, वर्क कितना है इसका कैलकुलेट करिए। तो कितना हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो पहले तो सर्कल है, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो देख लीजिए साइकिल कैसा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्लॉकवाइज में वर्क कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो वर्क निकालने बोला होता तो इतना आ गया होता। अगर हीट निकालने के लिए बोला जाएगा तो Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ W, मतलब पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। या बोला गया इसके लिए डेल्टा यू कैलकुलेट करिए, तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है। चलो, तो साइक्लिक प्रोसेस में इतना ही देखना है। अब यहाँ पे हम लोग का प्रोसेस कंप्लीट होता है ना। अब एक चीज बची है फर्स्ट लॉ में, और कंपैरिजन बचा है कुछ, किसका,
तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। इन दोनों का कंपैरिजन बचा है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। दोनों का ही ग्राफ कुछ एक जैसा ही आ रहा था, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस में भी अगर ग्राफ की बात करें तो ऐसा ही आता है, एडियाबेटिक में भी ऐसा ही आता है कुछ। तो इन दोनों का कंपैरिजन अगर एक ही साथ दोनों ग्राफ आ गया तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा आइसोथर्मल है और कौन सा एडियाबेटिक है, कैसे हम लोग क्लियर आउट करेंगे इस चीज को, इसकी बात हमें करनी है, ठीक है। तो एक तरीका मैं बता रहा हूं, उसी को याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, है ना। क्या तरीका याद रखना है? अगर एक ही ग्राफ में हम लोग दोनों प्रोसेस को शो करें, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल में कौन सा, रिवर्सिबल, ठीक है, और एडियाबेटिक में भी कौन सा, रिवर्सिबल। अगर एक ही ग्राफ में दोनों को शो किया जाए, सपोज करिए ये ग्राफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, तो ग्राफ यहाँ पे कट कर रहा है, ये दोनों ग्राफ कट कर रहे हैं, इनमें से कोई एक ग्राफ आइसोथर्मल है और कोई एक ग्राफ एडियाबेटिक है, ठीक है, कोई एक ग्राफ आइसोथर्मल है, कोई एक ग्राफ एडियाबेटिक है। अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस में एक चीज मैं बताना भूल गया, क्या बताना भूल गया, आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोगों ने कर्व का स्लोप निकाला था dp/dv, और ये आया था -p/v के बराबर आइसोथर्मल में, ठीक है। एडियाबेटिक में मैं बताना भूल गया, एडियाबेटिक कर्व का भी स्लोप निकाला जा सकता है। एडियाबेटिक के लिए क्या है, pv⁻γ इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू v, तो ये u इंटू वी है ना, तो क्या हो जाएगा dp/dv इंटू, इसको छोड़ देते हैं एक बार, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, p इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, गामा ऑफ v⁻γ-1, और इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, तो dp/dv क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला टर्म इधर आके माइनस में हो जाएगा, -p इंटू गामा इंटू v⁻γ-1 अपॉन में ये वाला टर्म आ जाएगा v⁻γ, ठीक है। यहाँ v⁻γ-1 है और यहाँ v⁻γ है, तो नीचे एक v वाला टर्म बचा रहेगा, गामा बचा रहेगा, p बचा रहेगा, मतलब इसके लिए dp/dv की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ गामा टाइम्स p/v, माइनस ऑफ गामा टाइम्स p/v। आइसोथर्मल में dp/dv कितना होता था, -p/v, आइसोथर्मल में -p/v, और एडियाबेटिक में कितना है तो माइनस गामा टाइम्स p/v। अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए कि अगर p और v सेम कर देते हैं, दोनों जगह अगर p और v की वैल्यू सेम कर दी जाए, माइनस को एक बार कंसीडर मत करिए, मैग्नीट्यूड की हम बस बात कर रहे हैं, तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, सेम प्रेशर वॉल्यूम पे गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। अगर p/v की वैल्यू दोनों जगह सेम रख रहे हैं तो ये 1 से बड़ी क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू सिर्फ p/v के। गामा 1 से बड़ा है तो उसको बड़ा कर देगा। तो सेम प्रेशर और वॉल्यूम पे किसके स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, किसका ज्यादा दिख रहा है, तो एडियाबेटिक का। इस चीज को एडियाबेटिक वाले में लिख भी लीजिएगा, आइसोथर्मल वाले में हम लोगों ने लिखा है इसको dp/dv माइनस p/v, वहां हम लोग निकाले थे, एडियाबेटिक में नहीं निकाले, तो इसको वहां लिख भी लीजिएगा एडियाबेटिक वाले में। यहां से क्या दिख रहा है हमें कि सेम प्रेशर वॉल्यूम पे किसके स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो एडियाबेटिक का। अब यहां पे आते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं जहां पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे अगर कट कर रहे हैं तो दोनों ग्राफ के लिए प्रेशर सेम हो गया, दोनों ग्राफ के लिए वॉल्यूम सेम हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ
पे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल का है और कौन सा ग्राफ एडियाबेटिक का है। कैसे पता चल जाएगा? दोनों पे स्लोप ड्रॉ करिए। ये ग्राफ 1 है ना ऊपर वाला, और ये ग्राफ 2 है नीचे वाला, ठीक। ये ग्राफ 2 ऐसा ऊपर जा रहा है, तो इस पे अगर स्लोप डालेंगे तो ऐसा आएगा कुछ यहाँ पे, है ना, इमेजिन करिएगा, है ना, ऐसा आएगा कुछ। और ग्राफ 1 पे अगर स्लोप डालेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। ग्राफ 1 का ऐसा है, ग्राफ 2 का ऐसा है, तो एंगल कौन ज्यादा बना रहा है? तो ग्राफ 2 वाला बना रहा है, इधर से ज्यादा एंगल बना रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी स्लोप का ज्यादा हो जाएगा। मतलब ग्राफ 2 ज्यादा एंगल बना रहा है, तो ये ग्राफ 2 कौन होगा? एडियाबेटिक। और ग्राफ 1 कम एंगल बना रहा है, मतलब इसके स्लोप का मैग्नीट्यूड कम है, तो ये ग्राफ 1 कौन सा होगा? तो आइसोथर्मल। ठीक है, कैसे आ रहा है ये चीज समझाने के लिए ऐसा हमने बताया है। आपको अगर याद रखना है तो इतना कुछ ध्यान नहीं रखिए, सिंपल सा एक चीज ध्यान रखिए, इस तरह से दो ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए एक दूसरे को कट करते हुए। इस पॉइंट से जहां पे कट कर रहा है उससे राइट साइड में ऊपर वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये कौन सा होगा? तो आइसोथर्मल। और नीचे वाला ग्राफ कौन सा होगा? तो एडियाबेटिक। ठीक, बस इतना सा याद रखिए, ऊपर वाला ग्राफ आइसोथर्मल और नीचे वाला ग्राफ एडियाबेटिक। अगर इधर ऊपर वाला ग्राफ आइसोथर्मल है तो इधर नीचे वाला ग्राफ आइसोथर्मल हो जाएगा, ये हो जाएगा आइसोथर्मल। और ये इधर नीचे वाला एडियाबेटिक है तो इधर ऊपर आ गई, ये वाला हो जाएगा एडियाबेटिक। समझ आ रही है बात? बस इतना सा याद रखना है। क्यों ये वाला क्यों आइसोथर्मल है? तो ये हम लोग स्लोप को कंपेयर करके देख ली, सेम प्रेशर वॉल्यूम में किसके स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? तो एडियाबेटिक, क्योंकि यहाँ पे गामा भी आ जा रहा है। तो यहाँ पे किसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है? तो इस वाले ग्राफ का स्लोप यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, इधर ज्यादा एंगल बन रहा है, इस वाले में कम एंगल बन रहा है ना। अब यहाँ पे आपको कुछ कंपेयर करने के लिए बोला जा सकता है। कंपेयर करने के लिए क्या बोला सकता है? जैसे सिस्टम ले रहे हैं जो इस स्टेट में है अभी, ठीक है, इस स्टेट में है। अब इस पे हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस करा रहे हैं एक बार, और एक बार एडियाबेटिक करा रहे हैं। इस पे आइसोथर्मल और इस पे एडियाबेटिक। अच्छा, अब एक्सपेंशन भी करा सकते हैं या कंप्रेशन भी करा सकते हैं। अगर एक्सपेंशन कराएंगे तो इससे राइट साइड जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे, और अगर कंप्रेशन कराएंगे तो इससे लेफ्ट साइड जाएंगे, वॉल्यूम घटाएंगे। सेम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। सेम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करके मान लीजिए एक्सपेंशन करा रहे हैं, एक बार आइसोथर्मल एक्सपेंशन करा रहे हैं, एक बार एडियाबेटिक एक्सपेंशन करा रहे हैं, और एक्सपेंशन करा के हम लोग सेम फाइनल वॉल्यूम पे पहुंच रहे हैं, ऐसा मान लीजिए। यहाँ पे जो वॉल्यूम आइसोथर्मल के लिए है वही वॉल्यूम एडियाबेटिक के लिए है ना। सेम फाइनल वॉल्यूम V2 पे पहुंच रहे हैं, तो बताना है किस केस में हमने वर्क ज्यादा किया, किस केस में वर्क ज्यादा आया, एडियाबेटिक में ज्यादा आया या आइसोथर्मल में ज्यादा आया। तो इसको कहां से कंपेयर करेंगे? तो एरिया से कंपेयर करेंगे, किस केस में एरिया ज्यादा दिखेगा, जिस केस में एरिया ज्यादा उसका वर्क ज्यादा। क्या दिख रहा है आपको, किसका एरिया ज्यादा दिख रहा है? आइसोथर्मल वाले कर्व के अंदर का एरिया ज्यादा है या एडियाबेटिक के कर्व का? तो आइसोथर्मल का ज्यादा है, क्योंकि एडियाबेटिक में इसके नीचे ये वाला एरिया एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा आइसोथर्मल के केस में। इतना तो आएगा ही, ये तो आएगा ही, बट ये वाला भी ज्यादा ऐड हो जाएगा, तो आइसोथर्मल के अंदर का एरिया ज्यादा है तो उसका वर्क ज्यादा हो जाएगा। कब? जब सेम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करके एक्सपेंशन करा के सेम फाइनल वॉल्यूम पे पहुंचे। बातें क्लियर हो रही हैं? वही अगर कंप्रेशन करा के सेम फाइनल वॉल्यूम पे पहुंच रहे होते तब क्या होता? कंप्रेशन कराना है तो इधर आना है, और सेम फाइनल वॉल्यूम तो कुछ यहाँ पे आते हैं, मान लीजिए ये V2 हो गया, इस बार कंप्रेशन करा रहा है, तो अब किसका एरिया ज्यादा दिख रहा है? तो ये आइसोथर्मल वाला एरिया है इतना, और एडियाबेटिक में इतना एरिया है, तो ये वाला एरिया एडियाबेटिक में ज्यादा ऐड हो गया, तो इस बार किसका वर्क ज्यादा हो गया? तो एडियाबेटिक का ज्यादा हो गया। बातें क्लियर हो रही हैं? ये हमने दोनों में देखा सेम फाइनल वॉल्यूम। इसी तरह सेम फाइनल प्रेशर पे भी पूछा जा सकता है। एक्सपेंशन करा के सेम फाइनल प्रेशर पे पहुंच गए, कुछ इतना प्रेशर P2, इसमें दोनों जगह प्रेशर सेम है, जितना आइसोथर्मल के लिए उतना एडियाबेटिक के लिए।
अब बोला गया वर्क कंपेयर करिए, किसका वर्क ज्यादा किसका वर्क कम। तो अगर देखना है, यहाँ पे कट कर रहा है एडियाबेटिक को और यहाँ पे कट कर रहा है आइसोथर्मल को, तो एडियाबेटिक में वर्क इतना होगा और आइसोथर्मल में वर्क इतना हो जाएगा, तो आइसोथर्मल का एरिया ज्यादा दिख रहा है, वर्क ज्यादा होगा। इसी तरह इधर भी आ सकते हैं, इधर भी इसी तरीके से कंपेयर कर लें। समझ में आ रही बात? तो एक्सपैंड, अगर वर्क को कंपेयर करना है तो ध्यान रखिए रिजल्ट यही आना है, एक्सपेंशन सेम इनिशियल स्टेट से एक्सपैंड कराएं तो सेम फाइनल वॉल्यूम पे जाइए या सेम फाइनल प्रेशर पे, आइसोथर्मल का वर्क ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एडियाबेटिक। W आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन W एडियाबेटिक, ठीक है। वही अगर कंप्रेशन कराएंगे तो सेम फाइनल वॉल्यूम पे पहुंचिए चाहे सेम फाइनल प्रेशर पे, एडियाबेटिक वर्क ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। एक्सपेंशन में किसका वर्क ज्यादा, तो आइसोथर्मल का, और कंप्रेशन में किसका वर्क ज्यादा, तो एडियाबेटिक का, ठीक है। तो इस तरीके के कंपैरिजन वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं आइसोथर्मल और एडियाबेटिक को कंपेयर एक दूसरे से करने के लिए, ठीक है ना। एडियाबेटिक प्रोसेस रिवर्सिबल और आइसोथर्मल प्रोसेस रिवर्सिबल, इन दोनों को एक ही ग्राफ में रख के कुछ कंपैरिजन हमसे कराया जा सकता है। ध्यान बस आपको इतना सा रखना है कि जहां पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं ग्राफ, उससे राइट साइड में ऊपर वाला ग्राफ कौन सा होगा, तो आइसोथर्मल, और उसके बाद अगर एक बार इसको आपने आइसोथर्मल बना दिया तो ये एडियाबेटिक हो जाएगा, ये एडियाबेटिक हो गया तो इधर ये वाला एडियाबेटिक और नीचे वाला आइसोथर्मल, ठीक है। और इसी पे बेस्ड फिर ये सारी चीजें हम लोग बता सकते हैं ना। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ हम लोग कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट लॉ में हमें इतनी ही चीजें देखनी थी, फर्स्ट लॉ यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। एक दो चीजें और हैं, मतलब ये तो प्रोसेस हो गया, केमिस्ट्री में हम लोग को अलग से जो देखना होता है एक दो चीज, वो हम लोग देख लेते हैं, उसको भी फर्स्ट लॉ में ही हम लोग काउंट करते हैं। किसी केमिकल रिएक्शन में कितना वर्क होता है ये हमें कैलकुलेट करने बोला जाता है, कि अगर सपोज करिए केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इसमें कितना वर्क होगा ये निकालिए, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, तो फर्स्ट लॉ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अगर इसको आपने लिखा नहीं है कॉपी पे तो वीडियो बैक करके पॉज करके लिख लीजिए पूरा, है ना। और अब हम लोग देखते हैं वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन में कितना वर्क होगा। केमिकल रिएक्शन जो है वो दो तरीके से हम लोग करा सकते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा एट कांस्टेंट प्रेशर। जैसे क्लोज्ड कंटेनर है जो कि साइज जिसका चेंज नहीं होगा, यहाँ पे हमने कोई केमिकल रिएक्शन करा दिया और बोला कि वर्क कैलकुलेट करिए कितना हो, तो वर्क हम लोग यहीं से निकालेंगे माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, और हम लोग यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन ले रहे हैं तो डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जीरो। तो ऐसे केस में वर्क डीडब्ल्यू कितना हो गया, जीरो, तो वर्क भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो इस तरीके से अगर केमिकल रिएक्शन कराएंगे कांस्टेंट वॉल्यूम में तो कोई वर्क नहीं होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। वही अगर कांस्टेंट प्रेशर, जैसे एक ओपन कंटेनर है, इसमें हम लोग रिएक्शन करा दिए, कुछ यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, पूरे टाइम कांस्टेंट, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर। तो इसमें वर्क कितना होगा, तो यहाँ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, ये तो लगेगा ही। हाँ, पी एक्सटर्नल किसके बराबर है, जो एक्सटर्नल है वही इंटरनल प्रेशर है ना, नहीं, यहाँ का प्रेशर कितना है, एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल प्रेशर के ही बराबर है यहाँ का प्रेशर, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, तो माइनस पी डीवी हो गया, ठीक है। और प्रेशर कांस्टेंट है तो डी डब्ल्यू क्या हो गया, तो पी डेल्टा वी, हाँ सॉरी, इंटीग्रेट अगर कर दिया जाए, यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर दें तो डी डब्ल्यू इज इक्वल, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन इक्वल टू वर्क, और इधर माइनस पी डीवी का इंटीग्रेशन डेल्टा वी, प्रेशर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ से वर्क ना निकाल के हम लोग क्या करते हैं, गैस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, दोनों तरफ डेल्टा लगा देते हैं, डेल्टा ऑफ पीवी इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एनआरटी।
यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा के बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा P डेल्टा V। R कांस्टेंट है और ये जो केमिकल रिएक्शन हम लोग कराते हैं ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे कराते हैं, तभी हम लोग मेजर कर पाएंगे वर्क। R कांस्टेंट और टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा तो ये बाहर आ जाएगा। वेरिएबल क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो हो सकता है गैस के नंबर ऑफ मोल चेंज करे, नहीं ऐसा हो सकता है ना कि कुछ मोल गैस रिएक्ट किया और कुछ ज्यादा मोल बन गया गैस का, ये कुछ कम मोल रिएक्ट किया कुछ ज्यादा बन गया, है ना। तो चेंज वेरिएबल क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को हम लोग वेरिएबल बना देते हैं, RT बाहर आ गया। तो P डेल्टा V की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा NG RT। तो वर्क किसके बराबर हो जाएगा, तो माइनस ऑफ डेल्टा NG RT, P डेल्टा V की जगह डेल्टा NG RT। तो यहां से हम लोग वर्क कैलकुलेट करते हैं कब, जब केमिकल रिएक्शन हो रहा हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो वर्क की वैल्यू किसके बराबर, माइनस डेल्टा NG RT। डेल्टा NG क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। एक डेल्टा NG हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पे पढ़े थे, वो डेल्टा NG क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अगर हमारे सामने रिएक्शन होती थी तो हम लोग डायरेक्टली रिएक्शन को देख के डेल्टा NG निकाल लेते थे, प्रोडक्ट की तरफ कितने मोल गैस के ये देख लेते थे और रिएक्टेंट की तरफ कितने ये देख लेते थे और माइनस कर देते थे, फिर तो डेल्टा NG आ जाता था। बट यहाँ पे हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। क्या करेंगे देखते हैं इसको, पहले वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए और फिर देखेंगे कि यहाँ पे डेल्टा NG कैसे निकालेंगे। यहाँ पे डेल्टा NG है क्या, तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। नोट करिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए इसको। नोट कर लिया, चलिए यहां डेल्टा NG कैसे आएगा इसको देखते हैं। जैसे आपसे बोला गया कि हम लोग 4 मोल जिंक सॉलिड को एक्सेस HCl से, HCl के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट करा रहे हैं 300 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर, कैलकुलेट वर्क, ऐसा ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है तो वर्क होगा, कितना होगा, तो माइनस डेल्टा NG RT। अभी देखें कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क 0 है, कांस्टेंट प्रेशर में वर्क कितना, माइनस डेल्टा NG RT, ठीक। तो डेल्टा NG निकाल लें, R हमें पता ही है, टेम्परेचर हमें दिया ही है, डेल्टा NG निकाल। रिएक्शन क्या होगी, जिंक सॉलिड का रिएक्शन आप अगर HCl से कराएंगे, HCl के एक्वस सॉल्यूशन से, तो ये बनाएगा ZnCl2 एक्वस और साथ में निकलेगा H2 गैस। और रिएक्शन को अगर बैलेंस किया जाए तो जिंक यहाँ है 2HCl कर देते हैं, रिएक्शन बैलेंस होगी। ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये गैस है। हम लोग 4 मोल जिंक ले रहे हैं और ये एक्सेस ले रहे हैं, तो जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो ये खत्म हो जाएगा, ये जो भी था जितना एक्सेस में था कुछ रिएक्ट किया कुछ बच गया। ये कितना बनेगा, तो 1 से 1 बन रहा है, 4 से 4 मोल बनेगा ये, और ये 1 से 1 बन रहा है तो 4 से 4 मोल बने। कोई दिक्कत, डेल्टा NG निकालना है हमें, तो फाइनली वहां पे गैस कितने मोल है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो गैस के कितने मोल है वहां पे, ये तो गैस है नहीं, अगर बचा भी होता तो भी गैस नहीं, ये बचा है हो सकता है लेकिन ये भी गैस नहीं, ये 4 मोल बना है लेकिन ये भी गैस नहीं है, ये गैस है। तो इसके कितने मोल है, 4 मोल, फाइनल 4 मोल गैस है वहां। अब माइनस कर दें, इनिशियल कितने मोल गैस के थे वहां पे, इनिशियल ये था और ये था, ये दोनों में से कोई गैस है ही नहीं, तो इनिशियल 0 मोल थे गैस के, तो डेल्टा NG की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब वर्क निकालना, माइनस डेल्टा NG इंटू R की वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर 300, इतना जूल आ जाएगा हमारा वर्क। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से हम लोग केमिकल रिएक्शन में वर्क निकालेंगे। और डेल्टा NG कैसे निकाल रहे हैं समझ में आ रहा है,
ऐसा नहीं कि रिएक्शन को देख के डायरेक्टली प्रोडक्ट साइड में 1 मोल गैस का है, रिएक्टेंट साइड में 1 भी नहीं है तो डेल्टा Mg बता दें 1, ऐसा नहीं करेंगे। कितना रिएक्शन करा रहे हैं उस पे यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर इसके 4 मोल को रिएक्ट करा रहे हैं तब डेल्टा Mg 4 आ रहा है, अगर इसका कुछ डिफरेंट अमाउंट ले लेते हैं तब डेल्टा Mg की वैल्यू कुछ डिफरेंट आ जाती है। डेल्टा Mg की वैल्यू यहाँ पे इस बात पे डिपेंड करती है कि आप कितना अमाउंट रिएक्ट करा रहे हैं, उसी की हेल्प से हम लोग डेल्टा Mg निकालेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ सिर्फ रिएक्शन को देखा और डेल्टा Mg बता दिया, ऐसा नहीं काम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करते हैं। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पाएंगे। फर्स्ट लॉ के कुछ लिमिटेशंस है जिसके लिए हमें सेकेंड लॉ की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस में अगर एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग डेल्टा यू, वर्क, ये सब कैलकुलेट कर पा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि कोई प्रोसेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कोई प्रोसेस होगा या नहीं होगा। ये सब चीजें हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, प्रोसेस की फिजिबिलिटी की बात नहीं हो सकती। तो इन सब चीजों के लिए हमें आगे और लॉ की जरूरत पड़ती है। एक चीज और हमें कैलकुलेट करना है, डेल्टा एच। किसी प्रोसेस का डेल्टा एच कितना होता है ये भी हमें कैलकुलेट करना है, तो वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसको भी देखा जाएगा कि किसी प्रोसेस का डेल्टा एच कैसे निकालते हैं हम लोग, एंथैल्पी में चेंज कैसे निकाला जाता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं ना। थैंक यू।